हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना न्यू क्लासिकल एज को। अब रिवॉल्यूशन के आने के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं रोमांटिक एज। रोमांटिक एज आया। रोमांटिक में एज में जो चेंजेस आया, जो सब कुछ चेंज हो गया। इसका मेन रीजन सिर्फ एक रीजन नहीं था, बहुत सारा रीजन था, बहुत सारा फैक्टर्स था रोमांटिक एज में चेंज आने का। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दूसरा था अमेरिकन इंडिपेंडेंस, जिसने लिबर्टी और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट किया। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग कैन चेंज एंड क्रिएट अ पावर टू चेंज एवरीथिंग। ऐसा ही कुछ हुआ जब इस न्यू क्लासिकल एज के स्ट्रिक्टनेस को हटाने के लिए रिवॉल्यूशंस जरूरी थे। रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर लोगों ने विरोध किया। वहां के पोएट्स ने सीधा कहा कि हम अब सुनेंगे नहीं, हमारा जो मन करेगा हम वही लिखेगा, जिस पे मन करेगा हम वही लिखेंगे। तो हम लोग अपनी इमेजिनेशंस, क्रिएशंस को किसी भी तरह के बाउंडेशंस में नहीं रखेंगे, बाउंडेशंस को नहीं मानेंगे। नेचर, लव, ये सारे जो इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये इसके जो बैड इफेक्ट्स थे, जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रहे थे तो फिर कच्चे हाउस बना रहे थे, जिसके कारण बीमारियां फैल रही थी, उसको जागरूकता लाने के लिए पोएट्स ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट को कम करने के लिए नेचर पे बेस्ड पोएट्री को लिखना चालू कर दिया। इस एज में लोग ना साइंस की बात करते थे, ना लॉजिक की बात करते थे, ना ही किसी भी तरह का रीजंस की बात करते थे। वो लोग सीधे बात करते थे अपने अंदर छुपे हुए इमोशंस की, नेचर की, ब्यूटी की, इमेजिनेशंस की और फ्रीडम की। रोमांटिक एज में पॉलिटिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस, ये सारे चेंजेस हुए। उन लोगों ने अमेरिकन इंडिपेंडेंस से, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन को भी इंस्पायर होकर आवाज उठाना सीखा और उसके बाद सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज पे बात किया। राइट और जस्टिस के लिए फिर वो लोगों ने आवाज उठाना सीखा। रोमांटिक एज का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं है। रोमांटिक एज का मतलब जो है वो लव टू नेचर। इस एज में दो जनरेशंस के राइटर्स को देखा गया है। पहले जनरेशंस की बात करें तो इसमें पोएट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकेंड जनरेशन। इसी एज के शुरू होने से पहले कुछ लोग जो थे वो पहले से रोमांटिक एज की पोइट्रीज को लिख रहे थे, जिनको ग्रेवयार्ड पोएट्स कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन पोएट्स की बात करते हैं तो उसमें रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, दैट्समीन एडस्टी कॉलरिज, ये राइटर ऑथर्स जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज जो थे ये मिले थे 1795 में, और 3 साल बाद इनकी एक क्रिएशन आई थी, लिरिकल बलाड्स। इन दोनों के वर्क्स की पोएम की या पोइट्रीज की कलेक्शंस है, जिसको कि 1798 में पब्लिश किया गया। ऐसा माना जाता है कि इसी कलेक्शन के पब्लिश होने के बाद इस एज की सही मायने में शुरुआत हुई। जितने भी पोएट्स हैं उन लोगों में लेक पोएट्स भी कहा जाता है। लेक पोएट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों के जो घर थे इंग्लैंड में, उनके आसपास एरियाज में बहुत सारे लेक्स थे, जिसमें से एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ भी आते हैं। इनको लेक पोएट्स भी कहा जाता है इसीलिए। अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, जिसमें जेन ऑस्टिन सबसे पहला नाम आता है। ये बहुत ही बेहतरीन नॉवेलिस्ट थी। इन्होंने जो भी वर्क्स लिखा था बहुत ही ट्रूथ रियलिटी पे बेस्ड, अपने आसपास का जो उनका जो कल्चर था, जो सोशल बैकग्राउंड था, वो उन पे लिखती थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं इनके, जिसमें प्राइड एंड प्रीजस्टिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थएंगर एब्बे, ये सारे इंपॉर्टेंट और फेमस है। इन्होंने किन्हीं को पब्लिश कराने दिया था, उसने तुरंत पब्लिश नहीं करवाया, कुछ साल रख कर पब्लिश करवाया, या फिर इनके कुछ वर्क को जला दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि उस वक्त जो थी इतनी जागरूकता नहीं थी कि फीमेल कोई भी अपना वर्क्स को जाके पब्लिश करवाए, तुरंत भी अपने वर्क्स को पब्लिश या प्रिंट नहीं करवा सकती थी। तो इनकी जो फेम थी, इनकी जो वर्क्स थी, ये सारे, बहुत सारे जो भी इनके वर्क्स थे, बहुत सारे वो इनकी डेथ के बाद आए। सेकेंड जनरेशन के मोस्टली जो पोएट्स हैं, इनको जो इनकी सम्मान है, इनका रुतबा है, ये सब इनको इनके डेथ के बाद मिला। पीबी शेली, जॉन केट्स, लॉर्ड बैरन, ये सब भी इंपॉर्टेंट इसी एज के लिटरेरी पर्सन्स है।
इनका जो वर्क्स है, जो बहुत ही फेमस है इन लोगों का भी, जो हम आगे आने वाले वीडियोस में इंडिविजुअल वीडियोस में बात करेंगे। इन लोगों ने बहुत सारे ओड्स, इन दोनों ने बहुत सारे ओड्स का भी क्रिएशन किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क किया है ओड के सेक्शन में। पीवी शैली ने पॉलिटिकल पोएम्स जो है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर होकर किया था। जॉन किट्स ने तो आर्ट मास्टर इन आर्ट ऑफ राइटिंग ओड्स भी किया था। इन दोनों ने फ्रीडम, लिबर्टी पे भी बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। नोबेल इस एज में पोइट्री, नॉवेल्स, अब नॉवेल फिक्शन की बात करते हैं तो नॉन फिक्शन में एक इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है जिनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। ये सारे जो थीम है, इन सारे थीम्स पे अपर लेवल तक पोइट्रीज और नॉवेल्स और नॉन फिक्शन वर्क्स लिखे गए। नॉन फिक्शन वर्क में जो एसे जो है वो लिखते थे चार्ल्स लैम्ब, वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉन फिक्शन राइटर ऑफ रोमांटिक एज। चार्ल्स लैम्ब जो अपने ऐसे लिखते थे, इनका ऐसे लिखने का तरीका इतना ब्यूटीफुली रोमांटिसिज्म से प्रभावित होकर डेकोरेटेड था, जो इनके एसेस को पढ़ता था वो लगता ही नहीं था कि ये किसी एसे को पढ़ रहा है, वो किसी ब्यूटीफुल स्टोरी को, नेचर से रिलेटेड या फिर इमोशन से या ब्यूटी से या इमेजिनेशन से रिलेटेड एसेस को पढ़ रहा है। इमेजिनेशन, नेचर, फ्रीडम, इमोशन, ब्यूटी, these are the main themes of romantic poets, romantic poetry। इस एज को रोमांटिसिज्म भी कहा जाता है। अब इस एज की बात कंप्लीट हुई, अब हम इसके आगे आने वाले एज, विक्टोरियन एज की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।